नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसुला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अल्पसंख्यक आयोग ने की समीक्षा बैठक। सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़े किए वाहन तो होगी कार्रवाई। रामनगर में एक विवाहित महिला की करंट लगने से दर्दनाक मौत। पूर्व विधायक के अथक प्रयासों के बाद राजपुर गाँव के बंदे पर जियो ट्यूब का कार्य शुरू। रामनगर में दूध विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी में दिल्ली जैसी हालत में चल रहे कई कोचिंग सेंटर मिला नोटिस। ऑटो चालक द्वारा छात्रा से दुष्कर्म के बाद छात्राओं का फूटा गुस्सा, कोतवाली में किया प्रदर्शन। रामनगर में पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर विकास खंड कार्यालय में की तालाबंदी। थाना ट्रांजिट पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर सुनार की दुकान से हुई लाखों की चोरी का किया खुलासा। कोतवाली पुलिस ने किया रिश्वत का मुकदमा दर्ज। आदर्श चंपावत की परिकल्पना को जिले के प्रगतिशील युवा काश्तकार भी कर रहे साकार। सीएम सचिवालय में शुरू हुई समीक्षा बैठक। बाढ़ आपदा धनराशि अब तक नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश। टिहरी क्षेत्र में भीषण आपदा से प्रभावित क्षेत्र का प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निरीक्षण किया। प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी। एक देश एक चुनाव की मांग को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कार्यालय में की तालाबंदी। श्रम विभाग ने श्रमिकों को बांटे किट, निःशुल्क किया स्वास्थ्य परीक्षण। भाजपा प्रदेश कार्यालय में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर लगाया आरोप। 15 वर्ष की उम्र में नशे के खिलाफ दौड़ रहे कृष्णा ने लोगों को नशे के खिलाफ किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सर्किट हाउस में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों से केंद्र व राज्य सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान शिक्षक के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों द्वारा दाखिले को लेकर मिली शिकायत पर शिक्षा विभाग को जाँच करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मजहर नईम नवाब ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी और लाभ अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। लिहाजा उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी सूची मांगी है आईटी के तहत जो बच्चों के एडमिशन अगर नहीं हुए हैं तो हमारा काम ये है कि वो बच्चे अगर आईटी के तहत नहीं आए हैं, उनको योजना का लाभ नहीं मिला है, तो हम उन्हें सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराएं, कोई बच्चा घर ना बैठे। और हमने आज जो ये समीक्षा बैठक की है बच्चों की स्कूलों की स्थिति को ठीक करने के लिए, हमारी सरकार ने लगातार स्कूलों पर अच्छा बजट दिया है। एक नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ष में 20 स्कूलों की स्थिति ठीक करने के लिए, वहाँ की मेंटेनेंस करने के लिए, और हमने आज उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का पूरी तरीके से सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार ने इतना पैसा दिया है, बिजली के क्षेत्र में दिया, पानी के क्षेत्र में दिया, सड़कों के क्षेत्र में दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूलों की स्थिति ठीक करने के लिए दिया। लगातार सरकार काम कर रही है और सरकार के उस काम को जनता के बीच में जाना चाहिए। आज हमने अधिकारियों से ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो हमारी सरकार बच्चों को स्कूल में ड्रेस दे रही है, बच्चों को जूता दे रही है और बच्चों को किताबें दे रही है, बच्चों को खाने के लिए अच्छा भोजन दे रही है, उन बच्चों का पूरा विकास के लिए, उन बच्चों के विकास में, और बेरोजगार जो हमारे लोग हैं उनके लिए रोजगार के लिए जो लोन और ऋण देने की जो योजना है, नगर निगम क्षेत्र में हो या उद्योग विभाग में हो, किसी भी विभाग में हो, उन योजनाओं का किस तरीके से निस्तारण हो रहा है, आज इसको लेकर के हमने बैठक की है। और हर बैठक में हमने ये बार बार कहा है कि उसकी सूची और लाभार्थियों की सूची, लाभार्थियों को किस तरीके का लाभ मिल रहा है, कोई शिकायत है तो उसका शिकायत का निस्तारण मौके पर करना, ये हमारा काम है। हल्द्वानी में नगर निगम, जिला प्रशासन और आरटीओ सहित पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से शहर में सड़कों के किनारे अव्यवस्थित तरीके से पार्किंग किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल रोड का सर्वे करते हुए ताबड़तोड़ चालान भी किए। इस दौरान शहर में नैनीताल रोड के किनारे और ठंडी सड़क पर पार्किंग की नई जगह तलाशते हुए अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो गाड़ियाँ इधर उधर वैसे ही खड़ी हो जाती हैं और ट्रैफिक के मूवमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो चीज़ ना हो। इसीलिए जैसा कि डीएम मैडम का भी निर्देश है कि रोड जो है वो चलती हुई गाड़ियों के लिए और जो गाड़ियाँ मूवमेंट में है उनके लिए है। तो जो लंबे समय से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं विदाउट पार्किंग, जहाँ पार्किंग ना होते हुए भी, तो उन गाड़ियों को हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फूड वैन भी ऐसी लगी हुई है जिनमें उनके कागज नहीं है और आप उनमें कार्रवाई की जा रही है, क्या उन कार्रवाई की जा रही है? फूड वैन्स में काफ़ी कार्रवाई होती है। अगर वो हमारे यहाँ एज अ फूड वैन नहीं रजिस्टर्ड हैं तो उन पे जो
कार्रवाई की जाती है, जो पेपर्स कंपल्सरी हैं वो ना होने पे की जाती है और सीज भी होती हैं। तो काफ़ी फूड वैन सीज़ की गई हैं, जिसके बाद कि इन्होंने फिर उनको एज अ फूड कैंटीन, मोबाइल फूड कैंटीन रजिस्टर किया। हल्द्वानी शहर के अंतर्गत कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम रहती है। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, मैं और हमारे ARTO मैडम तीनों के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जहां पर हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहां पर और पार्किंग बनाई जा सकती है। और इसी दौरान यदि कोई पार्किंग में नहीं गाड़ी खड़ी है या किसी तरीके के द्वारा ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ में है, RTO मैडम है, तो वो लोग चालान भी कर रहे हैं और हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हम कहाँ पर और पार्किंग की जगह यदि कोई मिलती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। पूरे शहर में हम लोग चौराहे चौड़ीकरण और रोड चौड़ीकरण का काम भी कर रहे हैं। साथ में ये देखा गया है कि कई स्थानों पर निर्धारित जो पट्टी है उसके बाहर भी वाहन पार्क हो रहे हैं। तो विशेषकर जो नैनीताल रोड है, ठंडी सड़क है, इस पर अभी परिवहन विभाग और जो हमारा पुलिस विभाग है उसके साथ नगर निगम के साथ ये अभी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और देख रहे हैं कि आगे क्या ऑल्टरनेट प्लेसेज हो सकते हैं जहाँ पर पार्किंग विकसित की जा सकती है। सर, हॉस्पिटल के बाहर से भी गाड़ियाँ लगी हैं तमाम जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल के बाहर थी पार्किंग होने के बावजूद वो रोडों में गाड़ियाँ लगा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके लिए निर्देश हैं कि वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और उसको भी हम लोग प्राधिकरण के माध्यम से चेक करा रहे हैं। रामनगर में सोमवार की देर शाम एक ग्रामीण क्षेत्र में एक घर में करंट लगने से एक विवाहित महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद जहां एक तरफ महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये मुझे अभी एजेंट साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक छोई में जैसे एक महिला की डेथ होगी, जिनके अभी शादी के केवल 3 वर्ष हुए हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार जिसके शादी के साल के 7 वर्ष से कम होते हैं, महिलाओं का पंचनामा जो भरा हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा भरा जाता है, जिसे तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। लड़की के मायके वालों को सूचित किया, उसके उनके पहुँचने के उपरांत ही इसमें आगे की जाँच की जाएगी। सर, मौत का क्या कारण है? मौत का कारण जो इनके द्वारा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा और जो इनकी देवरानी वगैरह इनके द्वारा कहना है कि करंट लगने से मृतका की मृत्यु हुई है। तो जांच के उपरांत ही कुछ कहा जाए। जनपद उधम सिंह नगर के दसपुर फीका नदी पर राजपुर गांव के पास बना बंधा बरसात में क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसका सिंचाई विभाग द्वारा कई बार मरम्मत कार्य कराया जा चुका है, लेकिन हर बार बरसात में वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों पर खतरा मंडराता रहता है। अब पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के प्रयासों के बाद जियो ट्यूब लगाने का कार्य बंधे पर शुरू हो चुका है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नई तकनीक है जो जियो ट्यूब्स लगाने की, हालांकि बहुत नई भी नहीं है, पर उत्तराखंड में अभी तक ये लग नहीं रही थी। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से बात करी कि इसका प्रयोग किया जाए, ये जल्दी इससे काम भी जल्दी हो जाता है और कम पैसों में काम होता है और कारगर है। यूपी में और आसाम में, अन्य प्रदेशों में व्यापक रूप से इसका प्रयोग हो रहा है और वहाँ पर देखने में आया है कि ये सफल प्रयोग है। तो हमारे अनुरोध को जिलाधिकारी महोदय ने उसको स्वीकारा और सिंचाई विभाग को निर्देश दिया कि यहाँ पर कार्य किया जाए। तो उसी के अंतर्गत ये काम यहाँ पर किया गया है और ढेला नदी पर भी कुछ बस्तियों के किनारे इस तरह के स्पर लगाए गए हैं। तो ये कार्य हुआ है और देखिए ये करीब 100 मीटर का काम हुआ है और मात्र 1 दिन के अंदर ये काम संभव हो पाया। तो कम समय, कम लागत और कारगर, सब तरह से ये उपयोगी है। अब आने वाले समय में जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो देखना होगा कि हमें कितना इसमें प्रोटेक्शन मिलता है और मुझे उम्मीद है कि अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये जो हमारी समस्या है, ये तटबंध हर साल टूटने के कगार पर रहता है, इससे कहीं ना कहीं ग्रामवासियों को और हमारी नादेई चीनी मिल को इससे फ़ायदा होगा। मंगलवार को रामनगर में उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के रोशनपुर इलाके से रेल के माध्यम से रामनगर दूध सप्लाई करने वाले दर्जनों दूध विक्रेताओं ने रामनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दूध विक्रेताओं का कहना है कि मुरादाबाद से रामनगर के लिए वर्तमान में जो ट्रेन चलाई जा रही है वह ट्रेन मुरादाबाद से केवल काशीपुर तक ही आ रही है तथा रामनगर आने वाले यात्रियों को काशीपुर से दूसरी ट्रेन में सवार होकर रामनगर आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे जहाँ एक तरफ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूध विक्रेताओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अनिल कुमार जी हैं।
समस्या ये है सर, हम मुरादाबाद से जो ट्रेन चलती है वो रामनगर आती है, लेकिन उसे बीच में रोककर बदलनी पड़ती है हमें। जो एक बरेली से ट्रेन आती है उसमें हम बैठते हैं, कभी कभी वो बरेली वाली निकल जाती है मुरादाबाद वाली के लेट होने के कारण, फिर हमें बहुत परेशानी होती है सारे पैसेंजरों को। बच्चे होते हैं साथ में, बैग होते हैं साथ में, रोडवेज से छोटे हाथी से हमें किराया लगा कर आना पड़ता है, बहुत भारी दिक्कत होती है हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी रेलवे प्रशासन से ये मांग है कि ट्रेन सीधी कर दी जाए रामनगर के लिए, बस मुरादाबाद से रामनगर जी। दूध का भी कारोबार है, बाकी के डेली वेज के जो पैसेंजर है, आपकी है, आज हमारी फैमिली है, कोई भी है, XYZ, साथ में बैग हैं, बच्चे हैं, कैसे लेके भागे उन्हें रोडवेज सवारियों तक। रोडवेज से आते हैं, कभी कभी इतनी धक्का मुक्की हो जाती है, बहुत भारी परेशानी पड़ती है। वो 10:38 पे छूटती है और वो आती है मान लो 10:40 तक, तो वो 2 मिनट के एयरफेयर में भी निकल आती है ट्रेन। तो हम ये चाहते हैं ट्रेन सीधी हो जाए मुरादाबाद से, जो पैसे पहले कर चले कर रही थी। ज्ञापन दिया है मैंने आपके ज्ञापन को पढ़ा, और जो भी आपकी समस्याएं खासकर ट्रेन कनेक्टिंग से संबंधित 053 काशीपुर तक आती है, और वहाँ से आपको कनेक्टिंग ट्रेन 05351 पकड़ना पड़ता है। पर्याप्त मार्जिन नहीं मिलता, इस कारण जो है आप लोगों का गाड़ी जो है छूटता है और मॉनेटरी नुकसान होता है आप लोगों को। आपके समस्या को मैंने समझा और प्रशासन तक मैं आपकी समस्याओं को ले जाऊंगा और अवगत कराऊंगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी के निर्देशों के क्रम में शहर में विभिन्न कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें 1 दर्जन कोचिंग सेंटर में निर्मित भवन के संबंध में कोई भी मानचित्र एवं अन्य अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही मौके पर पार्किंग के संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। कोचिंग सेंटरों के प्रबंधक स्वामियों के द्वारा जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, उनके अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण संबंधितों को नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। अभी हमने 8 सेंटर को आज नोटिस निर्गत किए। हल्द्वानी में पियानो सीखने जा रही 16 वर्षीय किशोरी से ऑटो चालक द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद हल्द्वानी के छात्रों में गुस्सा फूट गया है। हल्द्वानी के MPPG कॉलेज के भारी संख्या में छात्र छात्राएं हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उनके द्वारा जमकर प्रदर्शन भी किया गया। वहीं पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि पीड़िता की माता पिता की शिकायत पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लोग जानते हैं कल 16 साल की एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है, और जो किया है ऑटो चालक जो है उसका नाम मोहम्मद अंसारी है। और मैं थोड़ी सी नाराज हूँ प्रेस वालों से भी, क्योंकि उसमें ना उन लोगों ने डाला है कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। वैसे तो ये कोई टॉपिक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, ये चीज़ ना उसको हेल्प करेगा कि कल के दिन हो सकता है उससे जबरदस्ती बुलवाया, हो सकता है किसी और ने किया। तो हमारी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसका क्राइम कम होता है। जब किसी नाबालिग के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सजा भी बढ़ाई जाए। 10 साल की सजा एक रेपिस्ट को अगर 10 साल में छोड़ दोगे तो उसका जो दिमाग है ना वो रेपिस्ट का ही रहेगा। वो बाहर आने के बाद हम नहीं कह सकते कि उसे वहाँ से सुधारा जाएगा या फिर कोई सुधार मिलेगा। तो मेरी मांग है कि उसको फांसी मिले और जल्द से जल्द इस चीज़ पे कार्यवाही हो। और मेरा नाम रुचि मनवाल है। हमारी बहन के खिलाफ हमारी बहन के साथ में रेप हुआ है। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस तरीके की घटना हमारे हल्द्वानी शहर में होना, ये हम सबके लिए सोचने विषय, हम सबके लिए शर्म का विषय है। प्रशासन से हमारी ये मांग है, प्रशासन के खिलाफ हमने नारेबाजी इसलिए की है कि जो ऑटो चालक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, वो क्या हल्द्वानी शहर का था या वो बाहर का था। अधिकतर ऑटो चालक जो हैं हमारे हल्द्वानी शहर में वो अधिकतर बाहर के हैं।
जो बाहर से अपराध कर करके हमारे हल्द्वानी शहर में शरण ले रखे हैं, जो ऑटो चलाने का काम करते हैं, क्या उनका सत्यापन था? अगर सत्यापन नहीं था तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? और आए दिन वो नशे में, ऑटो चालक नशे में चूर रहते हैं। आए दिन इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी है हमारे हल्द्वानी शहर में। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि उस ऑटो चालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारी बहन को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम समस्त छात्र शक्ति आंदोलन पर बाध्य होंगे। मेरा नाम यतिन पांडे है। मैं आज अपनी पूरी छात्र शक्ति के साथ यहाँ पर मौजूद इसलिए हुआ हूँ क्योंकि कल हमारी एक हिंदू बेटी, हमारी 16 साल की छोटी बहन, उसके साथ एक मोहम्मद नदीम अंसारी ऑटो चालक ने दुष्कर्म कराया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी कौम की तरफ से हर हफ्ते, हर महीने, हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। पुलिस प्रशासन हिंदुओं को ये कहकर हमेशा चुप करा दिया जाता है कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, और हिंदू हमेशा दबता आया है, इसलिए हिंदुओं को दबाया जा रहा है। लेकिन अब हिंदू जागरूक हो चुका है, अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। हर बार अभी बीच में कुछ टाइम पहले बनगुलपुरा में भी कांड हुआ था, उन लोगों को भी सबको बेल मिलने लग गई है। अगर ऐसे ही इन अपराधियों को पकड़ेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद इनको बेल दे दी जाएगी, ये बाहर निकल के फिर वही हरकतें करेंगे। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये अपने को सेफ फील नहीं कर रही हैं, ये बिल्कुल भी अपने को सुरक्षित नहीं मान रही है। सब लोगों के कॉलेज आने का, अपने कॉलेज से घर जाने का, ट्यूशन जाने का माध्यम ही ऑटो है, और सब बरेली से, बाहर से। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग ये करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस ऑटो चालक को फांसी हो। जितने ऑटो चालक यहाँ पर हैं, जितने हल्द्वानी में ऑटो चल रहे हैं, आधे से ज़्यादा के पास लाइसेंस नहीं है, सबके लाइसेंस बने। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका ऑटो सीज हो और क्या कहते हैं, उनका सत्यापन कराया जाए। मेरा नाम यतिन पांडे। मंगलवार को रामनगर में विकास खंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा आक्रोशित पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास खंड कार्यालय में तालाबंदी भी की। रामनगर विकास खंड के ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी एवं ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल के नेतृत्व में मौजूद पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नाराजगी जताते हुए सरकार पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने के साथ ही उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, हमारी विभिन्न मांगों को लेकर 15 तारीख से देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक धरना चल रहा है और जिसमें हमने अपनी विभिन्न मांगें रखी हुई हैं। और जो हमारी प्रमुख मांग है वो मांग ये है कि जो कोरोना काल में हमारा जो पंचायत प्रतिनिधियों का 2 साल बर्बाद हुआ, उस 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाए। क्योंकि कोरोना काल के समय आपने देखा होगा, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ये सभी लोगों को प्रशासन शासन ने आगे किया था और ग्राम प्रधानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस वक्त लगातार शासन के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। यहाँ तक कि क्वारंटाइन सेंटरों में पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाई और लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया। और आज यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो 3 तारीख को देहरादून के अंदर मुख्यमंत्री आवास का घेराव है और लगातार हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य लगातार बारी बारी से धरने पर देहरादून में बैठ रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज रामनगर ब्लॉक में भी हमने यहाँ पर तालाबंदी की है और 1 दिवसीय धरना हमने यहाँ पर दिया है। थाना ट्रांजिट पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर सुनार की दुकान से हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस कार्यालय में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि 27 जुलाई को ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी प्रांजल रस्तोगी पुत्र राजेश रस्तोगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी अल्मोड़ा पहाड़ी सुनार के नाम से दुकान है। दुकान से 50 लाख रुपए के जेवर एवं नकदी चोरी हो चुके हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में कई संदिग्ध नजर आए। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो तीनों ने चोरी की घटना को कबूल किया। तीनों की निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात एवं नकदी बरामद की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बस एक दिन पहले ही हमको, मतलब परसों रात को एक सूचना मिली थी कि एक ज्वेलरी शॉप में, ट्रांजिट कैंप से ज्वेलरी शॉप में पूरा ज्वेलरी शॉप सफाचट हो गई है। संपूर्ण ज्वेलरी शॉप की सारे गहने गायब हो गई है। तो एक व्यापक चोरी का, नकबजमी का मामला था। बहुत सीरियसनेस को देखते हुए हमने एसएचओ भारत हो गया और अरविंद बहुगुणा, उसके अलावा हमारा सीओ सिटी एएसपी निहारिका को हमने टीम मौके पे भेजा था। घटना को चंद्रशेखर गोड़ के सुपरवाइज कर रहे थे। तो चीज़ें बहुत काफ़ी डाउटफुल था। वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिकल वर्क्स चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कटा हुआ था, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद आसपास के कैमरास को देखने के बाद मोहल्ले के आया तो एक इलेक्ट्रिशियन पे शक गया जो वहीं पे काम कर रहा था, बहुत शातिराना अंदाज में। उसके अगले दिन भी वो काम पे आया था। तो पुलिस ने व्यापक तौर पे मैनुअल और टेक्निकल इनपुट पर काम करते हुए तत्काल जो है अपराधी पर पहुंच गया है। 3 अपराधी इसमें गिरफ्तार, आरोपी अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो गया है। मास्टर माइंड जो है वो इलेक्ट्रिशियन ही था जो वहाँ पर रिनोवेशन के काम करता था। सारी चीज़ें उसने देख लिया था।
तो 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और 50 लाख से भी अधिक पेश कीमती ज्वेलरीज, जिसमें 15 किलो चांदी, आधा किलो से भी अधिक मात्रा में सोना और कुंदन की इमिटेशन ज्वेलरीज और 1.4 लाख कैश मिला के 50 लाख से भी अधिक धनराशि का वर्थ का ज्वेलरीज हमें रिकवर हुआ है। विद इन 24 आवर्स, 12 घंटे के अंदर अंदर ही चोर के पास पहुंच गई थी पुलिस, और इतनी फास्ट पहुंचने से ये लोग माल पा नहीं पाए। तो टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं। 2,500 रुपये का मेरी तरफ से कैश हुआ। मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत 5,000 रुपए के चेक पर 3,000 रुपए कमीशन मांगने वाले आरोपी के मामले में पुलिस ने राजस्व विभाग के अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राजस्व विभाग के एक अधिकारी की तहरीर पर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने जावेद नाम के युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हेलो जावेद भाई, कहाँ मिलोगे? मैं आवाज विकास में। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 3,000 रुपए की तो व्यवस्था हो नहीं पाई है। कोई बात नहीं, जब भी हो आप आ जाना, लेके अपना चेक ले जाना। अरे तो कह रहा हूँ 2,000 ले लो, 3,000 तो हो नहीं पा रहा है। नहीं 2,000 नहीं, 3,000 रुपये आप दोगे तो ले जाना अपना चेक, जब मन चाहे तब ले जाना, क्योंकि देखो इसमें 2 लोग हैं। यार जावेद भाई, ये भी तो देखो यार, 5,000 रुपए का चेक है और 3,000 रुपए। अरे तो भाई साहब दूसरा वाला आएगा तो उसमें हम आपसे कोई पैसे जोड़ेंगे, 20,000 का आएगा, वो 20,000 आप पूरे रख लेना। हम कौन सा आपसे पैसे ले रहे हैं दूसरे वाले में? तो मतलब दूसरा चेक भी आएगा? दूसरा आएगा, वो 20,000 का आएगा, वो आपका पूरा 20,000 में, हमको उसमें थोड़ी लेंगे आपसे 1 रुपए भी। ना तो फाइल तो एक ही बार लगाई, 2 बार के पैसे। अरे यार भाई साहब, चेक मैंने क्या कहा, अभी छोटा आया है, अगली बार बड़ा है। मेरा भी आएगा ना, मेरा भी तो चेक लगे हुए हैं, मेरा भी तो 5,000 का आया हुआ है। अच्छा। मेरा भी तो दूसरी बार में आएगा। तो इसके बाद में बड़ा आएगा? इसके बाद में बड़ा आएगा वो। चलो ले जाना वो अपना उठा के। चलो फिलहाल ठीक है, मैं शाम तक 3,000 रुपए लेकर आ रहा हूँ आपके पास। हाँ शाम को आ जाना या कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। कल तो आ जाना 10-11 बजे तक। तो क्योंकि ये मामला है, पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि ऑडियो में बोल क्या रहा है। दूसरी बात, ये ऑडियो में किस बारे की पैसे के बारे में बात कर रहे हैं वो भी क्लियर नहीं है। वो बताएगा ना, वादी भी बताएगा, प्रतिवादी भी बताएगा। तो उसके बाद ये वादी, प्रतिवादी, अन्य 2-3 कैरेक्टर्स का भी नाम आया है कि कुछ डीलिंग्स था इनका, इसके एवज में इसको एक ऐसे गारंटी बनाया इन्होंने करके, ये भी एक एंगल आ रहा है। उनका कुछ आपस का डीलिंग्स था पैसों का, उसके एवज में इसको गारंटी बनाया कि ये आप देंगे करके। तो आई डू नॉट नो व्हाट इज एग्जैक्टली थिंग। हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसमें SHO है, CO सिटी रुद्रपुर है, SP क्राइम है, ये जाके गहन पूछताछ करेंगे। CDRs ओपन होगी कई सारे लोगों का, CCTVs देखेंगे हम, कौन कहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो द सो कॉल्ड जावेद, अगर तहसील में इतनी इंटरवेंशन है, इतनी इसकी उठना बैठना है, तो CCTV CDR में सब क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी ऑडियो क्लिप हुआ है, इसके लिए हमने FIR पंजीकृत किया है। जावेद हमारे हाथ में है। अभी बहुत सारे CDRs देखना पड़ेगी, बहुत सारी CCTVs देखना पड़ेगा, तभी एक कहानी खुलेगा। थैंक यू। चंपावत विधायक व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से कोका कोला इंडिया और इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल की सफल साझेदारी में चंपावत में प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल के माध्यम से किसानों के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि का जश्न मनाया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अभी इसका जो बड़ा साइज था, कोकोला इंडिया फाउंडेशन ने 6 साल पहले इंडो डच के साथ मिलके ये उन्नति एप्पल की पहल की जो शुरुआत की थी उत्तराखंड में, आज आप उसका फल स्वरूप देख सकते हैं, और इसमें हमने किसानों को अच्छी तकनीक और वो कैसे कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फल उगा सकते हैं। आपने देखा होगा पहले हम जनरली किसान कहते थे कि क्या लकड़ी उगा रहे हैं। आज आप देखिए फल, पेड़ की हाइट छोटी है और उसमें फल ज़्यादा हैं। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि कैसे किसान की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, और जैसे पैदावार बढ़ेगी उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये उत्तराखंड सरकार, इंडो डच और कोका कोला इंडिया फाउंडेशन की पहल का आप और किसानों की मेहनत, मैं फिर कहूँगा जो ट्रेनिंग उनको दी गई इंडो डच के द्वारा, आप उसकी मेहनत का असर आज देख सकते हैं। इस तरीके से हमने हज़ारों किसानों को ट्रेन किया है उन्नति एप्पल में उत्तराखंड के अंदर। इसके साथ साथ कोका कोला इंडिया फाउंडेशन और भी स्टेट्स में किसानों के लिए काम करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। ये हमारी छोटी सी पहल है जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किसानों की आमदनी और उनकी आर्थिक व्यवस्था को इम्प्रूव किया जा सके।
कंपनी की ये जो शुरुआत थी 6 साल पहले, हम इसमें लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे और देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका कैसे लाभ मिल सकता है। थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से आज चंपावत के किसान ये इस फसल को दोबारा देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत ये हुआ करता था सेब हमारे यहाँ, ये बगीचे सारे पहले सेब के ही थे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो आज सेब की फसल नहीं हो पा रही थी, मैं उसी के साथ साथ कोका कोला कंपनी और इंडो डच हॉर्टिकल्चर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से पौधे लगे और आज के चंपावत का किसान अपनी आय को 2 से 3 गुनी तक बढ़ाने में सक्षम हो पाया। सर, इसे पहली क्रॉप है हमारी, अभी इसमें 5 से 6 कुंटल मैं फल ले चुका हूँ, बेच चुका हूँ और अभी 15 कुंटल लगभग इसमें और है। ये 5 से मात्र मेरे पास 500 पौधे हैं, जिसमें 20 कुंटल फल इस बार लदा हुआ है। सर, दाम तो यहाँ से उठा के खुद अपने कंधे में ले जा रहे हैं, जिसमें 180 रुपये हमें यहाँ पे हमारे ऑर्चर्ड में ही वो दे के जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार भी अगर कोई प्रोग्राम ऐसे हो तो इसी प्रकार से एप्पल का कोई एक मिशन है तो उसमें भी पौधे लगाए जाएं, और जो जिन किसानों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची है, मुख्यमंत्री महोदय इस बार फिर उन्हें इसका मौका दिया जाए और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें, और उसके साथ हमें किसानों को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। धन्यवाद। देखिए, पहाड़ों को अगर हमने आमदनी पहाड़ों की बढ़ानी है तो हमको निश्चित तौर पर जो है कि बागवानी की तरफ जाना होगा। और मुझे प्रशंसा इस बात की है कि जिस सब्जेक्ट को हम लोग बहुत दिनों से बागवानी के सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते थे, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आगे आए हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि चंपावत जनपद को हम एप्पल मिशन के तहत बहुत आगे ले जाएंगे और लगभग 100 बगीचे उन्होंने पिछले साल उन्होंने डेवलप किए थे। और आगे भी एक हमारा ऐसा संकल्प है कि हम चंपावत में बहुत तेज़ी से लोगों को की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एप्पल का प्रोडक्शन और बढ़ाएं और बगीचे लगाएं, चाहे उसको हम हॉर्टिकल्चर के थ्रू लगाएं या जो अभी सहयोग से कोका कोला के लोग हमको सहयोग कर रहे हैं उनके थ्रू लगाएं। कोई और कंपनी से भी हम सहायता मांगेंगे, निश्चित तौर पर चंपावत में इस मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। जी है, हमने सिद्ध किया, परंतु ये शुरुआत, इसमें ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होगी। अब किसानों को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। 5 बार साल में खाद डालना, 5 बार दवाई से ट्रीटमेंट करना, जड़ों का ट्रीटमेंट करना, कटाई, छटाई, ट्रेनिंग, तो उसके लिए प्रशिक्षण इंडो डच कंपनी चाफी, इनका मुख्यालय भीमताल में, वहाँ सब आके वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ट्रेनिंग की व्यवस्था है। हमारे पास कार्यकर्ता खेत में जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, सहायता करते हैं। अब वो समय आ गया जब आपको हमारी पूरी सहायता की आवश्यकता होगी। और ये रूट स्टॉक बेस्ड टेक्नोलॉजी जो आप ये वाला सेब देख रहे हैं, इस सेब को बोलते हैं गाला। गाला जो होता है हमेशा ये देखिए गोल होता है, और अगर आप गाला को खा के देखेंगे तो ये मीठा होगा और इसमें स्वाद भी होगा। तो गाला के यहाँ पे ये गाला प्रदेश बने चंपावत। मैं चाहता हूँ कि 5 साल, आज के 5 साल बाद यहाँ से 20-25 ट्रक रोज भर के चले जाएं सेब के, और चंपावत का विकास हो। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सचिवालय में समीक्षा बैठक शुरू हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों से फीडबैक लिया। प्रदेश में भारी बारिश के चलते बंद मोटर मार्गों की भी जानकारी ली गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी फीडबैक लिया गया। बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के हालातों से मंत्री को रूबरू कराया गया। साथ ही मंत्री द्वारा सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बीती 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में आई बाढ़ आपदा में राहत राशि नहीं मिलने से आज खटीमा क्षेत्र के बड़ी अंजनिया के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में तहसीलदार के कार्यालय पहुंच प्रदर्शन किया, जहां इतने दिन बीत जाने के बाद भी आपदा प्रभावित लोगों को आपदा राशि प्रशासन द्वारा आवंटित नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। वास्तविकता ये है कि हमारे पटवारी जी जो क्षेत्र में देख रहे थे, उनकी अचानक तबियत खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। इसलिए दूसरे पटवारी जी की ड्यूटी लगा दी गई वहाँ पर, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जल्दी सर्वे पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक है। गोठा बह गया पानी में, घर में पानी उठ गया, बिस्तर उस्तर सब खराब हो गया, माटी धो के चला जा रहा है। क्या करे, हमारा पौधा देखा हमारा नल पे बर्तन था, बाल्टी था, सब ले गया। भैंस भी खत्म हो गया, 4 महीने हरी वाला, अंदर तक पानी घुस गया।
वही हमने सरकारी सुविधा के लिए है, सरकारी कोई सुविधा के लिए दे रहा है, सबको मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमारा घर में पानी घुस गया, सुना नहीं चला, तो फिर सबको लाभ मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम तो ये देश का बासिंदा है। अच्छा, आप लोगों ने राशन पानी जो दे रहे तो वो भी नहीं मिलेगा। अब सोच रहे हैं जाएगा कल आएगा, ये सोचते सोचते कितना दिन राशन रहे ना कुछ रहे सब रही कुछ रहे कुछ आ रहे हैं, अभी देख के जाएंगे, अभी देख के जाएंगे। हाँ, क्या हुआ? वहाँ तरसले नहीं मिले, अभी आ रहे हैं सेक्रेटरी जी, आ रहे हैं खड़े खड़े रह के सारे दिन सेक्रेटरी वहाँ नहीं, आप तक सेक्रेटरी हमारे नहीं आया, कोई देखने ही नहीं आया हमारे सर्वे करने। राशन तक सरकारी सुविधा मिल रहा है सबको, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम भी तो देश का बासिंदा है, वोट डालता है, सब कुछ करता है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमारा तो और कुछ नहीं मिला। जब वोट आता है तो जाता है वोट मांगने, तो हमें तो कुछ सुविधा देना चाहिए। जब पानी भर गया सबको मिला, हमें क्यों नहीं मिला? सबको मिल रहा है, सबको हकदार है, आपने सबके लिए आई है, बाढ़ सबके लिए आई है, ठीक है, अपने हक के लिए आए। जब गवर्नमेंट दे रहा है, सरकार दे रहा है, तो सबको मिले ना। चाहे एक रोटी में से 4 टुकड़े बनाओ, सबको दो, किसी को दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, मुख देख के दे रहे हो, ऐसा नहीं होता। हक सिर्फ सबका बराबरी हक होता है। क्या आपके आसपास वालों को मिला है? हाँ मिला, 2-4 लोगों को मिला, 8-9 लोगों को जो उनका ही चाहते हैं, और किसी को नहीं मिला है। जो उनके दोस्त थे अच्छे थे उनको मिल गया, जो हम गरीब हैं हमारा ज्यादा। और हम सर्वे करके ले, घर में सर्वे करके ले, पानी अभी भी नहीं सूखा है, और जहाँ बाढ़ नहीं आई वहाँ दे दिया, क्योंकि उनका पक्का मकान था, पानी निकास नहीं हुआ, और हमारा पानी ईंट का खुला घर है, पानी निकास हो गया, दीवार फट गए, अब हमारा पानी सूख गया। जो चूल्हा कह रहे वो चूल्हा नहीं जला, बाहर मिट्टी का चूल्हा सबका भीगा। गैस भगवान मोदी ने सबको दे रखा, गैस में सब खाना खा रहे हैं, गैस तो सभी का था, वही हमने भी बनाया, हमने भी खाया। और हमें ये मिला कि सबको तहसील में जाके न्याय मिल रहा, हमें भी न्याय मिलेगा। अपने अगले हफ्ते लिए आए, जब सबको मिल रहा है, सबको दे रहे हैं, किसी को 2 किलो राशन दे रहे हैं, किसी को 10 किलो दे रहे हैं, किसी को 2-2 बार दे रहे हैं, किसी को 1 मुट्ठी भी नहीं दिया, कि गवर्नमेंट ये कहता है इसको मत दो कहता है। उसके लिए तो अमीर गरीब सब एक जैसा है, नहीं तो इतना खटीमा में बांटा क्यों दिया? सब नौकरी वाले हैं बेचारे, लाखों करोड़ों का उनका नुकसान हुआ, 5,000 से थोड़ी उनका पूरा हो जाएगा, उनको फिर भी मिला ना। देते 2,000 दे देते, एक वक्त के लिए राशन दे देते, हम अपना चूल्हा जला लेते। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे सर्वे करेंगे, कह रहे हैं मिलेगा। अब जब कल जाएंगे, कल सर्वे करने आएंगे, कह रहे हैं आपका जो हुआ है आपको मिलेगा, जो हक है, मगर दूसरा इंसान नहीं लेगा। गीला है, सर्वे करेंगे, आपको सामान सुखा लेना। जिस दिन बाढ़ आया 4 बजे से पानी उठाने लगा, तो हम भूखे प्यासे सब सामान सिमटने लगी है, तो हम खाना भी नहीं खा पाए। हमारे घर में तो इतना पानी हो गया था, और जब भी सर्वे करके आए, फोटो खींच के लाया पानी के लिए, पानी का और सरकार पैसा बांट रहे, हमें मिलना चाहिए। 8 तारीख में अभी आपदा आई थी, उसमें कुछ लोगों को तो चेक मिल गया, वितरण हो गया था। कुछ लोग जिनके यहाँ पे एक्चुअली में पानी था, उन लोगों को चेक ना कोई मदद मिली है, ना कोई सरकार का चेक मिला है। तो उसी के उसमें हम आए थे तहसीलदार के साथ। क्या है? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दे रखा है कि कल सर्वे करने आएंगे और उनका जो भी है उनको वितरण किया जाएगा। मेरा नाम टिहरी क्षेत्र में भीषण आपदा से प्रभावित क्षेत्र का प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण कर देहरादून लौटे मंत्री अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 3गढ़ गांव में प्रभावित हुए 55 परिवारों को स्कूल की बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है, जहां उन्हें सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रभावितों से बात की तो प्रभावितों ने कहा कि सरकार द्वारा अच्छे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन त्वरित मौके पर पहुंचा और सूझबूझ के साथ काम किया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भवन क्षतिग्रस्त हुआ, उसकी राशि दी गई और उससे परिवार को वहां से शिफ्ट किया गया। उसके बगल में गांव जहां पे लगातार पानी आ रहा है, मलबा आ रहा है, अतिवृष्टि के कारण वहां के लोगों को परेशानी हो रही है, उन 55 परिवारों को वहां से शिफ्ट करके एक राजकीय इंटर कॉलेज में रखा है, जहां उनके खाने का, पीने का जो भी व्यवस्था है उनके लिए कर सकते हैं। सरकार के द्वारा मेडिकल कैंप है, साफ सफाई है, लाइट है, चाय पानी की सभी व्यवस्था उनके लिए की गई है। क्योंकि आप जानते हैं मैं कल वहां गया था और प्रभावितों से जब मैंने बात की, मुझे इस बात का संतोष है कि उन्होंने कहा है कि सरकार ने अच्छा इंतजाम किया है, प्रशासन ने अच्छा इंतजाम किया है। और आप देखिए घटना के थोड़ी देर बाद प्रशासन वहां पहुंचता है, का मतलब प्रशासन ने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि मुस्तैद रहना है, तो उस मुस्तैदी से उसने काम किया। और फिर आप जाइए इधर बूढ़ा केदार, जहाँ पे नदी जो है उसने अपना प्रवाह बदला,
जिसके कारण एक साइड जिस साइड पानी घुसा वहाँ बिल्कुल लोगों को परेशान किया, यानी कि नाके पे आज वो मकान आ गए हैं, बिल्कुल क्षति होने के जद में आज वो पहुंच गए हैं। वहाँ के लोगों की पीड़ा थी, मैं मानता हूँ। फिर उसके लिए हमने किया है कि हम बीच में चैनलाइजेशन करके और जेसीबी लगाई है और फॉगलैंड भी वहाँ पहुँच रही है। मुझे लगता है वो व्यवस्थित हो जाएगा, तो फिर उसके आगे की चिंता करें। कुछ लोगों की वहाँ मांग है कि उनको विस्थापित किया जाए, कुछ लोगों की मांग है कि प्रोटेक्शन वाल वहाँ पे बने। तो हमने अपने माननीय विधायक जी को वहाँ पे इस बात के निर्णय के लिए वहाँ पे उनसे कहा है, एसडीएम से कहा है, जब वहाँ की स्थिति स्पष्ट होगी तो निश्चित रूप से इस पर हम काम करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। भारी बारिश के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई स्थानों पर बंद हो गया है। गंगोत्री हाईवे नेताला के पास बाधित हो गया है। भारी बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे 3 जगह बंद चल रहा है। राना चट्टी के समीप डबरकोट के पास व किसाला बैन के पास बंद है। गंगोत्री में बीआरओ और यमुनोत्री राजमार्ग को एनएच खोलने में जुटा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है, पर सरकार के द्वारा हरिद्वार को छोड़ अन्य जिलों में इसी वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है, जिस कारण त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को प्रदेश संगठन के आह्वान पर लोहाघाट में ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी के नेतृत्व में लोहाघाट ब्लॉक के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कर्मियों को बाहर निकालकर लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी और ब्लॉक कार्यालय में धरने पर बैठ गए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। एक प्रदेश एक चुनाव। तालाबंदी है क्योंकि ये हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा जो हमें आदेश किया गया कि आज सारे ब्लॉकों में तालाबंदी करनी है करके कल हमने डीएम एसपी साहब को हमने ज्ञापन दे दिया था कि कल हम तालाबंदी करेंगे। कि हमारे प्रधान संगठन के लोग 15 दिनों से वहाँ देहरादून में धरना पे बैठे हैं, उनकी आज तक कोई बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम लोग ने आज यहाँ तालाबंदी करने का फैसला लिया। 3 तारीख को हम लोगों ने वहाँ सीएम आवास कूच करने की निर्णय लिया। मुख्य मांग हमारी यही है कि एक देश एक चुनाव। बार बार देश में चुनाव होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था भी नुकसान होता है और सरकार बार बार असमंजस में रहती है कि चुनाव को कब कराया जाए, कब किस समय कराया जाए। लेकिन अभी देखिए आप थोड़ा सा भ्रांतियां फैली है कि नगर निकाय के चुनाव भी थोड़ा सा लेट हुए हैं, तो इसी क्रम में जो हमारे बाहर जिले हैं उनमें अलग चुनाव होता है और 13वां जिला जो हमारा हरिद्वार है उसमें अलग चुनाव होता है। तो ये अव्यवस्था न रहे प्रदेश में और पूरे देश में एक चुनाव को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश संगठन के अध्यक्ष आदरणीय संबल जी प्रदेश कार्यालय में देहरादून में धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 2 हफ्ते से वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो हमारी भी आज ये मांग है, हमने भी यहाँ पर आज तालाबंदी की है। ये तालाबंदी का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रदेश में जो एक देश एक चुनाव के तर्ज पर हमारे उत्तराखंड में भी एक पंचायत और एक चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। हरिद्वार को अलग चुनाव किया जाता है 2 वर्ष बाद। तो हमारा ये जो बीच में कोरोना इत्यादि गंभीर बीमारियों से हमारा कार्य भी बाधित रहा है और हमारा और कई तरह से नुकसान हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि 2 वर्षों का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जनप्रतिनिधियों में एक उत्साह भी होगा और जनप्रतिनिधियों की थोड़ा सा कमर भी कसेगी, ताकि अभी तक हम विकास कार्य क्षेत्र में नहीं करा पाए क्योंकि 2 वर्ष लगातार कोरोना काल में रहा है। उसमें क्या रहा है कि हमारा वित्त भी बाधित रहा है और समय से वित्त खर्च न होने के कारण आज हमें ये स्थिति हमारे यहाँ पर आई है हमारे क्षेत्र में कि हम विकास कार्य नहीं करा पाए हैं। इसके लिए हमें अतिरिक्त समय 2 वर्ष का कार्यकाल दिया जाए। हमारे जो पंचायती राज एक्ट में जो प्रावधान है जो है सबसे हमारी महत्वपूर्ण मांग तो यही है कि जो पंचायती राज एक्ट में जो ग्राम पंचायत में प्रावधान थे कि 5 बैठकों का जो वहाँ पर होना बहुत आवश्यक था, लेकिन वो नहीं हो पाई है। और कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे भी हैं और अन्य स्टेटों में भी हमने देखा है कि कार्यकाल बढ़ाए गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जो है अपना मनमानी तानाशाही करके हमारे पंचायती राज एक्ट को किनारे करके जो है अपना यहाँ पर तानाशाही करके अपने आदेशों को निकाल रही है
और जिसका हम भरपूर विरोध करते हैं। सारे पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा संगठन जो हमारे पूरे जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश स्तर में हम लोग यहाँ पर संगठन में बैठे हुए हैं, आंदोलन में बैठे हुए हैं और इस पर हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। हमारा कार्यकाल बढ़ना चाहिए, दो वर्ष पूर्ण होना चाहिए, यही हमारी महत्वपूर्ण मांग रही है। श्रम विभाग चंपावत के द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार के निर्देश पर श्रम कार्यालय चंपावत में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क टूल किट, कंबल व छाता वितरित किए गए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत जो सामग्री हमको दी गई है उस सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है उनको कंबल, छाता, सैनिटरी और टूल किट दी जा रही है। लोग निर्माण श्रमिक है जैसे वेल्डर है या कारपेंटर है या फिर राजमिस्त्री के साथ जो मजदूर जाते हैं काम करने, या स्वयं राजमिस्त्री है, या उसके साथ जैसे घर बनाने में कारपेंटर लोग होते हैं, पेंटर वाले हो गए, वेल्डिंग वाले हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इस तरह के जो निर्माण कार्य करते हैं वो लोग इस सामान के लिए लेने के लिए देते हैं। उसके पास कार्य प्रमाण पत्र होना चाहिए 90 दिन का कि मैंने फला व्यक्ति के साथ काम किया है और इस ट्रेड में किया हुआ है, तो उसे वो ले सकता है। जिले के श्रमिक साहब ये लोग कहते हैं कि जो लोग मतलब 90 दिन से ऊपर कार्य कर चुके हैं साल भर में, वो जो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो लोग अपना CSC के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के 90 दिन के बाद वो लोग लाभ लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में, हालांकि इस बार मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। कांग्रेस की यात्रा को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। नहीं, उसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है, और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए। इसमें उम्र 15 वर्ष और जज्बात समाज बदलने का, और वो भी अकेले। आज जहां समाज के युवा नशे में लिप्त होकर जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वहीं एक 15 वर्ष का युवा जो नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश में दौड़कर लोगों को जागरूक कर रहा है। कृष्णा मूल रूप से पिथौरागढ़ के देवलथल का रहने वाला है। पिता का साया बचपन से ही नहीं था और मां की मानसिक स्थिति खराब और जिंदगी अभाव में गुजर रही थी। उसी दौरान घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने कृष्णा को गोद लिया और पिछले 9 सालों से कृष्णा वहीं रहते हैं। संस्था उनका लालन पालन, खाना पीना और शिक्षा का काम करती है, तो वहीं कृष्णा भी पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं और साथ ही सामाजिक जागरूकता अभियानों में भी हिस्सा लेते हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।